जहाँ तक बात सिस्टम के फेयरनेस होने के बाद अपने कंपटीशन की है, तो उसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। और परिश्रम करने का जो 2-3 चीज़ें आपने बताया कि पहला सवाल पूछा था कि मन में भटकाव क्यों आता है। मन में भटकाव अलग अलग आकर्षण से आएगा। मैं कोई बहुत संत महात्मा नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन दूँ, और ये भी नहीं कह सकता कि मेरे मन में कोई भटकाव नहीं आता है। मेरे मन में भटकाव आता है, लेकिन चूँकि अब मैं सफल हूँ तो आप मेरी बातें ज़्यादा प्रामाणिकता के साथ सुनेंगे। आपको लगता होगा कि मैं बहुत सही आदमी हूँ, इसलिए मैं जो बोलूँगा सब कुछ सही होगा। ऐसा नहीं है। भटकाव एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, और ऐसा होता है, सब व्यक्ति के साथ होता है कि मन भटकता है। लेकिन सफल और असफल में अंतर वही है कि मन भटकाव को कैसे आप ट्रैक पर ले आएंगे। जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था तो उस साल 2010 का राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था, और मेरा बहुत मन था कि मैं जाऊं राष्ट्रमंडल खेल की तैयारी देखूं, खिलाड़ी के रूप में नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, कि देखूं कैसे राष्ट्रमंडल खेल की तैयारियां कैसे हो रही हैं, कैसे व्यवस्था की गई है, टीम कैसे इंटर लेती है, टीम कैसे बाहर जाती है। तो मेरा एक स्वाभाविक मन था कि जाऊँ, लेकिन ये भी पता था कि अगर मैं गया देखने के लिए तो कम से कम मेरा 1 दिन का पूरा समय चला जाएगा, और उस समय मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था। तो दिल पर पत्थर रख के मेंस के एग्ज़ाम के समय हुआ कि राष्ट्रमंडल खेल देखने नहीं जाऊंगा। तो विकल्प आपके हाथ में रहता है। कई बार परीक्षा के समय अच्छी मूवी आती है। एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, 11th क्लास की परीक्षा थी, केमिस्ट्री का पेपर था, और एक बारात में चले गए थे, रिश्तेदार की बारात थी। तो उस समय फिल्म आई थी राजा हिंदुस्तानी, आमिर खान और करिश्मा कपूर की। तो फिल्म के गाने इतने अच्छे लगे कि हुआ कि फिल्म देख के ही जाएंगे। हॉस्टल में रहते थे, तो पता था कि एक दिन बाद पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है, एनुअल पेपर, लेकिन फिल्म देखने का लोभ जो था वो नहीं बर्दाश्त हुआ। जाके फिल्म देख लिए। फिल्म देखे तो फिल्म तो अच्छी लगी, लेकिन अगले दिन केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ख़राब नंबर आया। तो वो एक उदाहरण मिल गया, तो वो उदाहरण मिल गया। तो समझ में आता है कि जब आप रिस्क पर क्या है, आपका दांव पर क्या लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मेरे दादाजी यहीं बगल में हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उस समय मन नहीं भटकेगा ना, उस समय रिस्क पर है कि थोड़ी भी लापरवाही हुई तो कुछ हो सकता है। तो उस समय आप कोई काम नहीं करेंगे। उस समय मैच भी आ रहा था तो आदमी मैच नहीं देखेगा, क्योंकि आपका रिस्क पर है। तो अगर आपका लक्ष्य महत्वपूर्ण है तो मेरा मानना है कि भटकाव की गुंजाइश कम हो जाती है। और लक्ष्य को अगर आप महत्ता नहीं प्रदान करेंगे, आपको लगेगा कि लक्ष्य ऐसे ही है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो फिर वो तो मुश्किल हो जाएगा। फिर तो आपका मन भटकने की तरफ, विकल्पों की तरफ जाएगा। एक हमारे जो साथ में पढ़ते थे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जब संकल्प कमज़ोर हो जाता है तब विकल्प की स्थिति उत्पन्न होती है। बहुत से जो लड़कियाँ तैयारी करते हैं जो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि मुझे सिर्फ आईएएस बनना है और कुछ नहीं करना है, और बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो साथ में थोड़ा एलएलबी भी कर लेते हैं, थोड़ा टीटी का भी देख लेते हैं, थोड़ा दूसरा वाला फॉर्म भी भर लेते हैं, थोड़ा ये भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका संकल्प उतना मजबूत नहीं होता है, या उनके पास उतने संसाधन या उतनी हैसियत नहीं होती कि उस संकल्प पे टिक पाए। तो हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है, लेकिन सब कुछ के बावजूद मेरा अपना जो अनुभव है उसके आधार पर ये बता सकता हूँ कि जब हमारे पास गंभीरता का अभाव होता है तो चीज़ें फिर दूसरी चीज़ें आने लगती हैं। जिस दिन परीक्षा होती है उसके 1 दिन पहले हमारी पढ़ाई कितनी अच्छी होती है, और जब स्कूल कॉलेज शुरू होता है तो हमारी पढ़ाई कितनी आराम से होती है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि क्रिकेट मैच से बहुत से उदाहरण में लाइफ में मिल जाते हैं। अगर किसी मैच का पहला ओवर मेडन चला गया तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? पहला ओवर मेडन है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैच का आखिरी ओवर मेडन चला जाए तो, या मैच का 45वां ओवर 47वां ओवर मेडन चला जाए तो कितना क्रूशियल हो सकता है। उस समय अगर कोई बोले कि नहीं शॉट नहीं खेला, रन नहीं दौड़ा, मन नहीं बनाया, तो उस समय कॉन्सेंट्रेशन लेवल देखते हैं प्लेयर से कितना बढ़िया होता है 47वें 48वें ओवर में, क्योंकि हर एक बॉल का अपना महत्व है, हर एक बॉल का या तो जीतेंगे या तो हारेंगे वाली स्थिति बन जाती है। तो डू और डाई सिचुएशन में आपका ध्यान कम विचलित होता है, बाकी सब नॉर्मल कंडीशन में ध्यान विचलित होता है। उसी ध्यान को सही जगह रखने के लिए कहते हैं कि अनुशासन होना चाहिए। शासन और प्रशासन तो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए ना,
लेकिन स्वयं को कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? आत्म अनुशासन। तो अगर आप अपने से अपना वायदा करके रखे हैं कि ये मेरा टाइम टेबल है और मुझे अपने टाइम से पढ़ाई शुरू कर देनी है, और उसी समय आपका कोई मित्र आ गया कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, तो चलो घूम के आएंगे, कल से पढ़ेंगे, तो अगर आपने ये कर दिया तो फिर तो आपका आत्म अनुशासन खंडित हो जाएगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं भाई, मेरी पढ़ाई का मन है, मैं पढ़ लूँगा, उसके बाद ही घूमने जाऊँगा, या हफ्ते में मैं 6 दिन पढ़ूंगा, 7वें दिन घूमने फिरने के लिए या फ्री के लिए रिजर्व रखूँगा, तब तो आपकी पढ़ाई ट्रैक पर है। अब ये है कि आप कितना चाहते हैं जीवन में। बहुत लोग बहुत कुछ बनना चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं बनना चाहते, तो सबके लिए अनुशासन बराबर नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। ऐसा मत मान के चलिएगा कि आईपीएस बनना आसान है या मुश्किल है और दरोगा बनना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां चलाने में जितना कंपटीशन है, उतना कंपटीशन सड़क पर उतर के देख लीजिए, ऑटो में सवारी भरने में भी उससे कम कंपटीशन नहीं है। जरा खड़े होकर देख लीजिए कि ऑटो वाले कितना झगड़ा करते हैं एक दूसरे से सवारी पकड़ने के लिए। तो कंपटीशन जीवन में हर जगह है, जहाँ संसाधनों की कमी होगी वहाँ कंपटीशन होगा। तो जीवन में कंपटीशन है। मेन चीज़ ये है कि आप किस लेवल के साथ अपने आप को सेटिस्फाइड मानते हैं, कहाँ पर आपको लगता है कि मैंने अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपने दिए गए अवसरों के अनुसार, अगर आपको अवसर नहीं मिले और आप वो काम नहीं कर पाए तो आपका दोष नहीं है। लेकिन आपको अवसर मिला और उसके बावजूद भी आप काम नहीं कर पाए तो फिर आपको मन में मलाल रह जाएगा कि मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई मिली, माता पिता का पूरा सहयोग मिला, उसके बावजूद भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो वो चीज़ आपके पास रह जाएगी। तो एक जितेश ने सवाल पूछा था, लक्ष्य का निर्धारण कैसे करें? हमेशा लक्ष्य का निर्धारण आप अपने परिवार, संस्कार, सोच, लोगों के बीच में जो रहते हैं उसके बीच में करते हैं। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो उस समय मेरा बहुत मन था एनडीए में जाने का। बॉम्बे एक बार गया था अपने दादाजी के साथ, तो नेवी के ऑफिसर्स को देखा तो लगा कि यार बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, एनडीए ऑफिसर बनना चाहिए। लेकिन जब एनडीए का मैं तीसरा इंटरव्यू दे रहा था तो एनडीए के ऑफिसर ने पूछा कि बेटा आप और क्या पढ़ाई करते हो? तो बोला सर मैं तो बीए कर रहा हूँ। तो बोले कि तुम और कुछ सोचोगे ना बनने के लिए? बोला सर सिविल सर्विसेज के लिए सोचा था मैंने। तो बोला तुम उसी की तैयारी करो, तुम उसके लिए फिट, इधर का रास्ता छोड़ दो। तो फिर मैंने उसके बाद एनडीए का इंटरव्यू देना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं गलत जगह पे या गलत जगह अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना चाह रहा हूँ। और सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छे नंबर मिले। तो अगर आप अच्छे साहित्य पढ़ेंगे, कई बार होता है कि हमें अच्छे मित्र नहीं मिल पाते हैं, अच्छे गुरुजन नहीं मिल पाते हैं, अच्छे सलाह देने वाले नहीं मिल पाते हैं। सब लोग आपके जैसे लकी नहीं है कि गायत्री परिवार के कैंपस में बैठ के अच्छा उद्बोधन सुन पाए, सब लोग नहीं है। लेकिन सच्चा मित्र साहित्य एक बहुत अच्छा रास्ता दिखाने वाला हो सकता है। अगर आप अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, किसी अच्छे लेखक की अच्छी किताब पढ़ेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें कहीं ना कहीं वो अनुभव आपको टच कर जाता है। हर अच्छा लेखक पूरे जीवन का बड़ा फ्रेमवर्क पकड़ के लिखता है और आपको अपने काम की चीज़ में से मिल जाएगी। तो लक्ष्य निर्धारण के लिए भी वही चीज़ है कि जो चीज़ आपके मन के रुचि के अनुरूप लगे और जिसके लिए आप अपने आप को एफर्ट दे सकें, वही आपका लक्ष्य होगा। अब मेरा एक बैचमेट है, सिक्किम में था, अभी यूपी कैडर में आ गया। उसकी जब पोस्टिंग हुई तो उसका जहाँ घर था वो सामने हिमालय पर्वत दिखता था, उसको एवरेस्ट दिखता था। तो बड़ा दुखी था कि हम कहाँ सिक्किम कैडर में आ गए। इकलौता आईएएस था मेरे बैच में सिक्किम कैडर में, बोर होता रहता था। ये बिहार का रहने वाला, बेगूसराय का। तो उसको समझ में आया कि ऐसा करते हैं कि एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। तो 2 बार एवरेस्ट चढ़ चुका तब से। तो उसने लक्ष्य बनाया कि एवरेस्ट चढ़ना है, क्योंकि उसके लिए अनुकूल था, वो वहाँ पे था, उसका फिजिकल फिटनेस उतना था और मन में एक उत्साह आया कि मैं इससे चढ़ सकता हूँ। तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है, लक्ष्य संभव है, बस उसके लिए परिश्रम आप कर पाएंगे कि नहीं, उसके लिए अपना समय दे पाएंगे कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप बना सकते हैं तो अपना समय दीजिए। जॉब करते हुए यूपीएससी की तैयारी करना एक आसान विकल्प है। बहुत से लोग जॉब करते हुए यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बहुत से लोग सेलेक्ट भी होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी पहले की तैयारी कितनी अच्छी है और आपका सर्किल कितना अच्छा है। अगर आपके सर्किल में लोग हैं जो आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, किताबें आपको मिल सकती हैं, तो आप
जॉब में रहते हुए भी तैयारी कर सकते हैं, असंभव चीज़ नहीं है। लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में करीब करीब 8 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग पीटी लिखते हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखते हैं, और 5 लाख में से करीब करीब 30,000 लोग सेलेक्ट होते हैं। तो 4,70,000 लोगों को पीछे छोड़ना है। तो 4,70,000 लोगों को पीछे छोड़ने के लिए आपकी तैयारी भी उसी स्तर की होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, परीक्षा देना है और रिजल्ट का इंतज़ार करना है तब तो कर सकते हैं। लेकिन 4,70,000 लोगों को पीछे करने के लिए, जिसमें से कई लड़के ऐसे होते हैं जो यूपीएससी की परीक्षा दोबारा तिबारा देते हैं, कई लड़के ऐसे हैं जो कोचिंग करके देते हैं, कई लड़के ऐसे हैं जो पिछले 5-7 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे लड़कों को पीछे करने के लिए या उनके साथ शामिल होने के लिए उस 30,000 के ग्रुप में जो मेंस का एग्ज़ाम लिखेगा, बहुत अच्छे स्तर की पढ़ाई चाहिए होती है। और वो लक फैक्टर से नहीं होगा कि इस बार करंट का ज़्यादा पूछ दिया तो इस बार हिस्ट्री का ज़्यादा पूछ दिया, तो इस बार मैथ का ज़्यादा पूछ दिया तो मेरा हो जाएगा। उससे नहीं होता है। आपकी तैयारी वास्तव में इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि कोई भी एग्ज़ाम लो, कोई भी सवाल पूछो, मैं कुछ बना के आ जाऊँगा। उतना तो बना ही लूँगा जितने पे क्वालिफाइंग होता है। अगर ये क्षमता है तब तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ रिस्की है। फिर वो आपका समय 4 एग्ज़ाम 4 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, वो अटेम्प्ट निकल जाएगा, जीवन अवसर निकल जाएगा, और फिर वो एक नौकरी का लालच रह जाएगा। जिसकी मजबूरी हो कि भाई घर में संसाधन नहीं है, मजबूरी है, इसके बिना मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर तो आपको कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन जिसके पास विकल्प हो, फुल टाइम देके आप पढ़ाई कीजिए तो आपको पूरा ज़्यादा मिलेगा। जब मैं पढ़ाई करता था तो पीछे विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट लिखा है कि एक विचार लो, उस विचार को अपने जीवन में इतना भर लो कि, और भी उसमें और लंबा स्टेटमेंट है, वो आधा लिखा हुआ है कि अगर कोई एक विचार पकड़ के आप उसके पूरा काम करते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं, पूरी एनर्जी देते हैं, तब तो विचार आपके ऊपर फलीभूत होगा। आधे अधूरे मन से किया हुआ कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता ना। जब आप ही अधूरे मन से करें तो काम कैसे पूरा होगा। पूरा टाइम देंगे, पूरी एनर्जी लगाएंगे, तब जाके आप कह सकते हैं कि अच्छा हमने अपना पूरा भरपूर आपने अपना योगदान दिया। एक नर्वस वाली बात किसी ने पूछी थी कि एग्ज़ाम के समय में नर्वस हो जाते हैं, तो उसके पीछे भी यही कारण है कि अगर आपकी या तो तैयारी पूरी नहीं है तो आपको लगता होगा डर, या तो फिर आप रिज़ल्ट को लेकर आशंकित हैं कि फेल हो जाने पर क्या होगा। एक और अच्छा स्टेटमेंट मिला है कि ज़िंदगी में जोखिम उठाना ज़रूरी है, जीतने पर आप नेतृत्व कर सकते हैं और हारने पर दूसरों को दिशा दिखा सकते हैं। उर्दू में किसी ने शेर में लिखा है कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो एग्ज़ाम को लेके आप स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी आपको। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि कितना स्कोर करने पे पास हो जाऊंगा। जैसे मैच में होता है ना, कितना स्कोर करने पर हम मैच जीत जाएंगे। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो कितना बनाना पड़ेगा, और बाद में बैटिंग करते हैं तो कितना रन चेज करना पड़ेगा। तो उसमें नर्वस होने की जगह नहीं है, आप अपना बेस्ट दीजिए। और अगर वास्तव में हर एग्ज़ाम के पहले आप नर्वस हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपको किसी काउंसलर को या किसी सीनियर व्यक्ति से सलाह लेने की आवश्यकता है। कई लोगों को बीमारी भी होती है, कई लोगों को लगता है कि अरे क्यों नर्वस हो जाता है, डरता है हर बार। ऐसा नहीं है। भारत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मेंटल हेल्थ से जोड़ा जाता है, हम लोग को उसकी जानकारी नहीं है। आज मैं देख रहा था कि सुसाइड के ऊपर एक नोट आया हुआ है कि सुसाइड की टेंडेंसी रखना भी एक बीमारी है। तो लोगों को लगता है कि कमज़ोर दिल का था इसलिए सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं है। वो बीमारी का लक्षण होता है उसके अंदर, और जब वो परिस्थितियाँ उसके सामने उत्पन्न होती है तो उसकी वो बीमारी उभर के सामने आ जाती है। और अच्छा खासा व्यक्ति भी जाके सुसाइड कर लेता है। सबको लगता है कि इसके पास तो सब कुछ था, इसने सुसाइड क्यों कर लिया, और लोगों को ये नहीं पता रहता कि उसके अंदर ये बीमारी भी थी। तो अगर बार बार ये नर्वस वाली प्रॉब्लम आ रही है तो किसी डॉक्टर से या किसी काउंसलर से संपर्क करना चाहिए। और अगर 1-2 एग्ज़ाम में ऐसा आता है तो अगर बेहतर तैयारी होगी तो नर्वसनेस ख़त्म हो जाएगी। सब कुछ का एक ही रास्ता है कि अगर आप अपने स्तर पे काम करते हैं, अपने साथ मेहनत करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम को आप लिखने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने घंटे आपको देना पड़ेगा, कितने महीने तैयारी करनी पड़ेगी। अभी जैसे दरोगा का एग्ज़ाम निकला है ना, तो दरोगा के एग्ज़ाम में था कि फिजिकल आपको 6 मिनट 40 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ जाना है। तो आपको पता है ये सिलेबस है, अब आप दौड़िए मत, पढ़े रहिए रोज़,
और अंतिम दिन सोचे कि अब बहुत नर्वस हो रहा है, कैसे दौड़ेंगे, तो नहीं दौड़ पाएंगे। आप नर्वस ही हो लीजिए। लेकिन जो बच्चा रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेगा और घड़ी लेके दौड़ेगा और घड़ी में देखेगा कि अच्छा ठीक है आज हम 10 मिनट में दौड़ रहे हैं 1600 मीटर, तो 15 दिन बाद फिर देखेगा कि हम 9 मिनट में दौड़ रहे हैं, अब 8 मिनट में दौड़ रहे हैं, और एग्ज़ाम के आते आते वो 6 मिनट में दौड़ना शुरू कर देगा। तो जिस दिन वास्तव में एग्ज़ाम होगा उस दिन 5.5 मिनट में दौड़ लेगा वो, क्योंकि जोश रहेगा और बहुत लोगों का कॉम्पिटिशन रहेगा। तो उस दिन उसका परफॉर्मेंस पीक पर चला जाएगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की हुआ है। और जिसने प्रैक्टिस नहीं किया है वो दौड़ेगा, थोड़ी देर में बोलेगा कि एड़ी में चोट लग गई, तो किसी ने धक्का दे दिया, तो किसी ने गिरा दिया, तो किसी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो 50 तरह के बहाने उसके सामने उत्पन्न होंगे। तो आपकी चॉइस है कि आप बहाने वाले ग्रुप में जाना चाहते हैं या अपने आप को बना के। और बहुत से लड़के ऐसे होंगे कि जो वास्तव में कोई धक्का मार देगा उसको, लेकिन जो रोज़ दौड़ता होगा उसको ये भी पता होगा धक्का से बचना कैसे है, या धक्का से गिर भी गया तो कैसे कवर कर लेना है। और जो दौड़ेगा ही नहीं, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा या जो उसकी तैयारी नहीं करेगा, उसके लिए तो फिर मुश्किल है। तो अभ्यास से ही, एक सुभाषित का श्लोक याद आ रहा है मुझे, उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे। शिशु मंदिर में, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे कि उद्यम से ही मनोरथ सिद्ध होता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे। सिर्फ मनोरथ करने से, मन में सिर्फ रखने से कार्य सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए उद्यम करना पड़ता है। उद्यम करने का मतलब परिश्रम करना पड़ता है। एक और अंतिम जो पूछा था तीसरे नंबर पर सवाल की, बिहार की स्थिति देखकर लगता है कि बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी काम नहीं करते हैं या कमज़ोर काम करते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। बाहर के कार्डर्स के साथ जो भी ऑफिसर तुलना करते हैं, हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी आप लोग मेहनत करते हैं। लेकिन वैसा ही है कि जैसे कर्नाटका का वो लड़का मिलेगा तो देखते ही लगता कि बहुत स्मार्ट है, और बिहार का लड़का मिलेगा तो लगेगा कि अरे यार ये तो बिहारी है। तो बिहार के ऑफिसर के साथ भी वही स्थिति है। हम लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, लेकिन बहुत कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, और एक दूसरा कारण ऐतिहासिक स्थिति है, जो लाख प्रयास के बावजूद भी अभी तक नहीं बदली जा सकी है। भौगोलिक कारणों में एक बाढ़ की स्थिति है। कटिहार में मैं डीएम था और बाढ़ के समय मैंने स्थिति देखी है। रेलवे ट्रैक को छोड़ के बाकी सब जगह पानी भरा हुआ था, और रेलवे ट्रैक बहुत ऊंचा था। तो लगता है कि आप जितना भी विकास का काम करेंगे, जितना भी घर बनाएंगे, जितनी भी रोड पुलिया बनाएंगे, बहुत कुछ ध्वस्त हो जाता है। उसके बावजूद भी काम किया सकता है। वो एक्सक्यूज़ नहीं है कि बाढ़ आती है इसलिए बिहार में विकास नहीं हो सकता। बिहार में विकास का बहुत काम हुआ है। दूसरे राज्यों की तुलना करेंगे तो लगेगा कि बहुत पीछे हैं हम। हकीकत है कि हम लोग कई मायने में दूसरे राज्यों की तुलना में पीछे हैं, लेकिन सामाजिक समावेश की जो स्थिति है या समाज को आगे बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, उसमें बिहार पीछे नहीं है। उसमें आप किसी भी राज्य से तुलना करके देखेंगे तो गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं चलनी चाहिए या आम जनता के भलाई के लिए जो योजना चलनी चाहिए, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं सरकार का पदाधिकारी हूँ। एक अलग से भी अगर मुझे अध्ययन करने का जो मौका मिला है, जितना मैंने समझा है, उसमें बिहार की स्थिति बाकी राज्यों, बिहार, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ। बिहार राज्य की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत अच्छी है। अब और उसी का कारण है कि इसके आउटकम पे आप जाके देखिए, चाहे वो सुसाइड रेट की बात हो, चाहे सामाजिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने की बात हो, उन चीज़ों पे जाके देखिए। या इतने त्रासदी के बावजूद भी आज भी सबसे ज़्यादा लड़के यूपीएससी में बिहार से ही सिलेक्ट होते हैं, इतने सब के बावजूद भी। तो कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिस पे हम लोग का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। अभी कल मुझे व्हाट्सएप पे किसी एक लड़के ने ग्रुप में मैसेज किया, जीएसटी की आप जानते होंगे सब लोग, जो सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उसको जीएसटी कहते हैं। तो जीएसटी का तुलना किया था, एक दूसरे राज्य की तुलना क्या है। तो बिहार में जो जीएसटी कलेक्शन है वो बहुत कम है। बंगाल का जीएसटी कलेक्शन बिहार से, जो व्हाट्सएप मैसेज आया था, मैं डेटा को कंफर्म नहीं कर सकता अभी, लेकिन वो है, फैक्ट है कि जहाँ पे ज़्यादा उद्योग धंधे अपॉर्चुनिटी रहेंगी वहाँ पर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, जीवन के अवसर ज़्यादा मिलेंगे और नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी। जहाँ पर ये अवसर नहीं है तो हम लोग एक एग्रीकल्चर सोसाइटी हैं, हम लोग अभी सिर्फ
कृषि उत्पादन के ऊपर आधारित राज्य है कि गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का हो जाता है तो हम लोग के पास उसी की इनकम है। अब जो दूसरे राज्य हैं उनके पास कुछ इंडस्ट्री की इनकम है, कुछ खनिज की इनकम है, कुछ सी पोर्ट होने की वजह से व्यापार की इनकम है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं। कहीं पर गुड़गांव जैसे शहर में आप देख सकते हैं कि आईटी का पूरा सेक्टर है, बेंगलोर में आईटी का सेक्टर, नोएडा के पास इंडस्ट्री का पूरा सेक्टर है। दुर्भाग्य से अभी वो चीज़ हमारे बिहार में नहीं हो पाई है। तो हम लोग प्रयासरत हैं, अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं और आने वाला समय नई पीढ़ी का है। आज के बीच में आने का पर्पस भी यही था। अभी तक का जो माइंडसेट लोगों का था कि नौकरी मिल जाएगी और नौकरी से जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। मैं तो आईएएस की नौकरी में हूँ, मुझसे बड़ी नौकरी तो अभी कोई दिखती नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव ये है कि अगर आप नौकरी में हैं और सैलरी के ऊपर आप डिपेंड होना चाहते हैं तो एक सामान्य जीवन आप जी सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि बहुत लग्जरियस लाइफ है तो वो नहीं मिलेगी। और नौकरियां सबके लिए नहीं हैं। कितना भी अच्छा टीचर आके पढ़ा दे, कितना भी अच्छा मोटिवेटर आके आपको बोल दे, इस रूम में जितने लड़के हैं सब कंपटीशन का फॉर्म भर लें, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। इसलिए नहीं कि कुछ लोग काबिल हैं, कुछ लोग नाकाबिल हैं, इसलिए कि उतनी कुर्सी ही नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में मात्र 2% जॉब है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ पे मंथली सैलरी मिलती है, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे मंथली सैलरी मिलती है, ऐसे काम करने वाले लोगों का सिर्फ 2% ऐसे लोगों का है जिनको महीने की सैलरी मिलती है। बाकी लोग प्राइवेट सेक्टर में या इंडिविजुअल या अपनी खुद की दुकान या खुद का रोजगार करते हैं और डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अब उसमें कुछ लोग 100 रुपये कमाते होंगे, कुछ लोग 1000 रुपये कमाते हैं, कुछ लाख रुपये कमाते हैं, वो अलग अलग कहानी है। तो अभी जो पूरा फोकस हमारा इस बात पर हुआ है कि श्रम संसाधन कैसे विकसित किया जाए, लोगों की स्किल कैसे डेवलप की जाए, लोगों को अलग अलग क्षेत्र में डाइवर्सिफाई कैसे किया जाए, लोगों को अलग अलग नौकरियों की बजाय अपना उद्योग धंधा लगाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए, वो एक अलग पॉलिसी का, वो एक अलग लेवल का विषय है। वो उसकी चर्चा फिर हम लोग करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा में आप लोग साथ ये कहना था कि चाहे आप बिजनेस कीजिए, चाहे आप खेल में जाइए, चाहे आप फिल्म सेक्टर में जाइए, चाहे फैशन डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे तो आपको 100% कैसे मिलेगा। आप चाहते हैं कि मैं 50% दूं और वहाँ से आपको 100% मिले, ऐसा नहीं है। एक मैं लास्ट लाइन से ख़त्म करूँगा। फिर एक सामने देखिए, प्रेरणा जब लेना चाहेंगे ना तो आपको प्रेरणा हर जगह से मिलेगी। हर जगह आपके आसपास कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा कि जो आपको मोटिवेट कर दे या आपको सही दिशा दिखा दे। पीछे एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा हुआ है कि देवता आशीर्वाद देने में तब गूंगे रहते हैं जब हमारा हृदय उनकी वाणी सुनने में बहरा रहता है। बहरा रहता है मतलब कि हम खुद अपने अंदर वो पात्रता नहीं डेवलप कर पाए हैं कि हमको वो चीज़ मिले, हमको वो चीज़ सुनाई दे। तो अगर आप पूरे मनोयोग से, पूरी मेहनत से अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं, अपना लक्ष्य निर्धारित करने में भी ईमानदारी है। अब लक्ष्य ही आपने कुछ ऐसा बना लिया है जो जिसके लिए अनुपातिक मेहनत नहीं आप करते हैं, असंभव कुछ भी नहीं होता है। चांद पर भी इंसान ही गया है। तो अगर आप कुछ ऐसा लक्ष्य बनाते हैं कि लोगों को लग सकता है कि ये पागल वाला लक्ष्य है, कुछ नहीं से होता है। बस अपना लक्ष्य बनाइए, सही लोगों से सही सलाह लीजिए, उसके लिए जो आवश्यक मेहनत है वो मेहनत कीजिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन में अच्छी चीज़ें सीखने के लिए हमेशा अवसर है। जब भी आप चाहेंगे कि मुझे कुछ अच्छा सीखना है, मुझे किसी अच्छे से गाइडेंस मिल जाए, तो ऐसे लोग आपके आसपास रहते हैं। आवश्यकता बस इस बात की है कि आप अपना दिल खोल के किसी के सामने रखिए कि आपको क्या चाहिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आज के इस उद्बोधन के लिए आप लोगों ने सवाल पूछा जिसके आधार पर मैं अपनी बात कह पाया। जो मेरी बात आपको ठीक लगे उसको आप स्वीकार कीजिएगा, जो मेरी बात आपको न लगे उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।